सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सौरभ और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज टेस्ट एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ मिस्टेक्स एंड स्ट्रेटेजाइजिंग योर इंप्रूवमेंट। आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा एज जेई एस्पिरेंट्स कि आप जब भी टेस्ट दे के घर पे आते हो तो आप रियलाइज करते हो कि आप टेस्ट में काफी ज्यादा मार्क्स ला सकते थे, पर आपके एक्चुअल मार्क्स काफी कम आए। तो आप जितना मार्क्स ला सकते थे वो है आपका पोटेंशियल मार्क्स, और एक्चुअली जितना मार्क्स आपको आया उसको मैं एक्चुअल मार्क्स बोलता हूं। और ये गैप को रिड्यूस करने के लिए, इन शॉर्ट आपका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, टेस्ट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, कॉज ऑफ मिस्टेक्स को डायग्नोज करोगे, तभी आप अपना इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी बना पाओगे। और उसको इंप्लीमेंट जब आप अच्छे तरीके से कर दोगे, तभी जाके आपका पोटेंशियल मार्क्स एंड एक्चुअल मार्क्स के बीच में गैप कम होगा और आप ज्यादा बेटर मार्क्स ला पाओगे। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूं कि जब मैं भी रिपीटर्स बैच में 2013 में था, तो मेरा भी फर्स्ट टेस्ट में आउट ऑफ 7271 रैंक था। सेकंड टेस्ट में 121 रैंक था। थर्ड टेस्ट में इट वाज 21। फोर्थ टेस्ट में इट वाज 7। फिफ्थ टेस्ट में इट वाज फोर्थ रैंक। अब ये जो मैंने इंप्रूवमेंट किया है, ये ऐसा नहीं था कि मैंने फर्स्ट टेस्ट में पढ़ाई नहीं किया था। फर्स्ट टेस्ट में मुझे भी इंप्रेशन बनाना था, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत फर्स्ट टेस्ट में किया था। बट मेरा जो मेन जो गैप था वो था कि मेरा पेपर में एफिशिएंसी बहुत कम था। जब मैंने टेस्ट एनालिसिस किया, जब मैंने अपने मिस्टेक्स को पेपर्स में सुधारा, ऑटोमेटिकली दैट लेड टू इंक्रीज इन द रैंक। तो आगे बढ़ने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको अपने मिस्टेक्स को ट्रैक करना पड़ता है। आपको एक रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है और ओवर द टाइम आपको कंपेयर करते रहना पड़ता है कि अगर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक्स है तो ओवर द टेस्ट वो किस तरीके से रिड्यूस डाउन हो रहा है। इसके लिए हम लोग एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किए है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और आप हमारा वेबसाइट जीतनीति.com के फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्सेल शीट को यूज किस तरीके से करना है, आगे जो हम लोग एरर टाइप्स डिस्कस करेंगे, आप जब भी टेस्ट देंगे आप अपना एक एरर का कॉलम्स फिल करते रहिए। फिर इवेंचुअली जब आप 4-5 टेस्ट दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेल शीट में एक ग्राफ जेनरेट होगा। आप वो ग्राफ्स को ऑब्जर्व करते करते आप देख सकते हो कि कोई भी मिस्टेक्स से, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, इंटरप्रिटेशन मिस्टेक्स, जहां पे भी आप गलतियां करते हो उसमें आप कितना इंप्रूवमेंट करते रह रहे हो। आपका जो भी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है, वेदर दैट इज गेटिंग सक्सेसफुल और नॉट। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टाइप ऑफ एरर्स। एरर टाइप्स डिस्कस करते करते हमें यह भी डिस्कस करना है कि हर एक एरर के साथ साथ हमें क्या मेजर्स लेना है। तो मैं यहाँ पे एरर्स के साथ साथ उसके मिनिमाइज करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो जो सबसे पहला एंड कॉमन एरर है वो है आपका कैलकुलेशन एंड सब्सटीट्यूशन मिस्टेक्स। फॉर इंस्टेंस, या तो आपने से सपोज कैलकुलेशन करते वक्त ही आपने कुछ ना कुछ गलत कैलकुलेट कर दिया। सेकंड, या तो आपने यूनिट्स ही कुछ ना कुछ गलत सब्सटीट्यूट कर दिया। से क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट्स दिया हुआ था दैट वाज डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट सब्सटीट्यूट करते वक्त आपने वो ध्यान नहीं दिया। सेकंड, अगर से सपोज क्वेश्चन में डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है बट फॉर्मूला में आपको रेडियस डालना था और आपने बिना सोचे समझे आपने गलती से डायमीटर ही सब्सटीट्यूट कर दिया, ये आपके फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मिस्टेक्स हो गए। अब इसको अवॉइड किस तरीके से करना है? सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो मेरे लिए सबसे काम का था वो ये चीज था कि जब भी मैं सम को पढ़ते रहता था, मैं हर एक सम के लिए एक अलग सा कॉलम बना लेता था। जैसे ही मैं क्वेश्चंस को रीड करता था, सबसे पहले मैं गिवन करके कॉलम लिख लेता था जहां पे मैं सारा का सारा डेटाज लिखते रहता था। उसमें जो भी डेटा मुझे मिल रहा है मैं उसको एमकेएस या एसआई यूनिट फाइनली जो मैं सब्सटीट्यूट करूंगा उसमें कन्वर्ट करके लिख लूंगा। फॉर इंस्टेंस, अगर क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली मैं उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। सेकंड, अगर से सपोज मुझे डायमीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दिया गया और मुझे पता है कि मुझे रेडियस के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करना है, तो मैं आर इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर्स, 0.1 मीटर्स लिख लूंगा। इससे आप ऑटोमेटिकली अपना सब्सटीट्यूशन एरर्स मिनिमाइज कर लेते हो। सेकंड, गिवन के बाद मैं हमेशा टू फाइंड लिख लेता था कि जो चीज मुझे ढूंढना है, और वो भी उसमें मैं यूनिट स्पेसिफाई कर लेता था। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे करंट ढूंढना है सर्किट में और वहां पे करंट इन मिली एम्पियर्स पूछा है, तो मैं लिख लूंगा करंट इन एमए, मिली एम्पियर्स। इससे ये चीज होगा कि जो चीज पूछा है आप उसका भी यूनिट ध्यान पे रख रहे हो। इसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आप एक और चीज कर सकते हो कि अगर ऑप्शंस के बीच का स्पेसिंग बहुत ज्यादा है और आपको स्पीड से कैलकुलेशंस करना है, तो आप क्रूड कैलकुलेशंस कर लो रादर देन एग्जैक्ट कैलकुलेशन, जिससे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। आप आराम से क्लोज बाय ऑप्शंस आप मार्क कर सकते हो। ये होता है आपके एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ऑल्सो
solve in terms of variables, and then also check the dimensions, and then finally substitute the values. ये जो तीन चीज है कि अगर आप वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व करते हो तो इसका फायदा ये होता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स मिनिमाइज कर लेते हो, बिकॉज वेरिएबल्स को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैरी फॉरवर्ड करते वक्त मिस्टेक्स नहीं होते। जबकि अगर आप इतने बड़े बड़े वैल्यूज को पहले ही सब्सटीट्यूट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली उसको कैरी फॉरवर्ड करते करते दो तीन स्टेप्स में कहीं ना कहीं आप 2 का फैक्टर, 10 का फैक्टर, आप कुछ ना कुछ तो गायब कर ही दोगे। सेकेंड, आपने जब भी वेरिएबल्स के टर्म्स में सॉल्व किया है तो जैसे कि मैंने कहा, चेक द डायमेंशंस। आप हमेशा उसको डायमेंशनली चेक कर सकते हो कि अगर मैंने आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड या करंट कैलकुलेट करने या किसी भी रॉड पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो जो आपने क्वांटिटी कैलकुलेट किया है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। उसके बाद जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो ऑटोमेटिकली द मिस्टेक का चांसेस इज लेस। लास्ट, जब आपको वैल्यूज मिल भी गए तो आप एक बार चेक कर लीजिए द फिजिबिलिटी ऑफ वैल्यूज। इसको फिजिबिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। इसका फायदा ये चीज होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपको वैल्यू मिल रहा है, से अगर मैंने आपसे न्यूक्लियस का साइज पूछ लिया और आपको न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁵ या 10⁻30 आ रहा है, ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपने कुछ ना कुछ कांड किया है कैलकुलेशन में। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ एरर है वो है आपका इंटरप्रिटेशन एरर। इसमें दो चीजें हैं, या तो जो एग्जामिनर पूछा है आप उसको समझ ही नहीं पाए, आप कुछ तो दूसरा ही चीज कैलकुलेट कर रहे हो, या ज्यादातर जो लोगों के साथ होता है कि जो प्रॉब्लम में जो कंडीशन या जो केस दिया है आप उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाए, से फिजिक्स में आप विजुअलाइज ही कुछ गलत कर रहे हो जो एग्जामिनर ने दिया है उसके विपरीत। ये तब होता है जब आपको एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन ही नहीं समझा, आप यही नहीं डिकोड कर पाए कि एग्जामिनर कौन सा एक मेजर कंसेप्ट टेस्ट करना चाहता है, और आप क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग करने लग जा रहे हो तब। अब इसका समस्या का समाधान भी बहुत ज्यादा सिंपल है। पीवाईक्यू से एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन सीखो। फॉर इंस्टेंस, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार वो थर्मोडायनेमिक्स के पिस्टन वाले क्वेश्चन में वो सिर्फ एयर देके छोड़ देते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो डेटा इनसफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पे मोनो एटॉमिक डायटोमिक गैसेस तो दिया ही नहीं है। तो आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे ऑटोमेटिकली आपको पता है कि एयर का मतलब ही यही है कि वो डायटोमिक है, आपको डायटोमिक मान के ही चलना, बिकॉज 99% ऑफ एयर नियरली आपको ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ही है। ये ध्यान रखो सेकेंडली कि अगर फिजिक्स एंड मैथ्स में खास करके आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, कि या तो या दो मेथड्स हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या तो ये वाला मेथड या तो वो वाला मेथड, तो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चूज दैट वन जिससे आप आइडियली 2 से 3 मिनट के बीच में क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। बिकॉज बैक एंड में एग्जामिनर ऑलवेज एक्सपेक्ट कि एक अच्छा स्टूडेंट 2 से 3 मिनट में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो अगर आप कोई भी मेथड या इंटरप्रिटेशन ऐसा लेके बैठे हो जिससे आपको साफ साफ सा दिख रहा है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5-6 मिनट जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका वो मेथड या इंटरप्रिटेशन गलत है। ऑल्सो अगर आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता है एंड ये पता है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर कौन सा मेजर कंसेप्ट टेस्ट करना चाहता है, तो आपका इंटरप्रिटेशन ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी। अब जो थर्ड टाइप ऑफ एरर है दैट इज कंसेप्चुअल एरर्स। ये बेसिकली है रॉन्ग एप्लीकेशन, कि आप जो फॉर्मूलाज पढ़ के जा रहे हो बहुत सुपरफिशियल लेवल से पढ़ के जा रहे हो और आपका कंसेप्चुअल डेप्थ नहीं है। ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंस है ऑफ लेस प्रैक्टिस या फिर ऑफ नॉट स्टडिंग द डेरिवेशंस और द मैकेनिज्म्स एंड हेंस नॉट अवेयर ऑफ अजम्पशंस। एक एग्जांपल के तौर पे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में तो वेरिएबल एक्सेलरेशन देके आपसे वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पूछा है और आपने गलती से गैलीलियन इक्वेशंस लगा दिया। ऑटोमेटिकली जो अजम्पशन था गैलीलियन इक्वेशन का विच इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट वाज नॉट बीइंग मेट, और आपको अजम्पशन या डेरिवेशंस पता ही नहीं है। सेम वे से फिजिक्स में से सपोज आप फॉर्मूलाज ब्लंटली रट के जा रहे हो, से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर, और एग्जामिनर ने वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन दे दिया। अब आप ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस फॉर्मूलाज है फॉर कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी आप वो लगा ही नहीं सकते। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे ब्लाइंडली से मार्कोनिकॉफ रिएक्शन रट के जा रहे हैं, और जबकि वो जो कोर लॉजिक या स्टेबल कार्बोकेटाइन उसको मिस कर जा रहे हैं। एग्जामिनर आपका इन डेप्थ कंसेप्ट चेक करता है, नॉट जस्ट फॉर्मूलाज। तो अगर आप सुपरफिशियल लेवल पे फॉर्मूलाज करके जा रहे हो, प्लीज स्टॉप दैट। आप ऑटोमेटिकली लॉजिक, डेरिवेशंस, मैकेनिज्म्स एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस स्पेशली ऑफ पीवाईक्यूज कीजिए ताकि आप ऐसे एरर्स को मिनिमाइज कर सको। अब ये जो तीन एरर्स थे ये तो मेजर एरर्स थे। इसके बाद जो एरर्स है दोस आर स्मॉल एंड माइन्यूट एरर्स जो इजीली रेक्टिफाइबल है। तो द फोर्थ टाइप ऑफ एरर इज रिकलेक्शन एरर। बेसिकली या तो आपने वो कंसेप्ट पढ़ा नहीं है या तो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया और आप एग्जामिनेशन के टाइम पे आप भूल चुके हो। इसका सोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कि अगर आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है ना, आप सारे के सारे बुकलेट्स
पूरा नहीं करके जा सकते हो फॉर द टेस्ट, तो एटलीस्ट आप क्लास नोट्स एंड बेसिक लेवल के एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करके जाओ ताकि नॉट स्टडीड वाला इशू ना आए। ऑल्सो सेकेंडली, हर टेस्ट के पहले आप एटलीस्ट 2 दिन रिविजन के लिए रखो। अब जो फिफ्थ टाइप ऑफ एरर है दैट इज टाइम शॉर्टेज। इसका मतलब यह है कि समहाउ आपका स्पीड कम है और ऑटोमेटिकली आपको टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से आपका सम्स छूट गए जो सम्स आपको आ सकते थे। इसके लिए हम लोगों ने एक पेपर मैनेजमेंट पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जहां पे हम लोगों ने राउंड वाइज पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस किया है। काइंडली रेफर टू दैट वीडियो फॉर डिटेल सोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द सिक्स टाइप ऑफ एरर विच इज टेम्परामेंट एरर, कि प्रेशर की वजह से समहाउ आपको वो सम क्लिक ही नहीं हुआ। जब आप घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो वो सम आ जाएगा, बट पेपर में समहाउ इट डिडंट क्लिक टू यू। इसके लिए भी पेपर मैनेजमेंट वाला जो वीडियो है उसमें भी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है। हाउएवर, जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ द सोल्यूशन या समरी ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे आप 3 चीजों को ध्यान पे रखिए। पहला, ट्रीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन लाइक अ न्यू क्वेश्चन। अगर आपको 3 क्वेश्चन पेपर में नहीं भी आया तो आप नर्वस मत होइए, आप चौथे क्वेश्चन को भी एज अ न्यू या एज अ फ्रेश या फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट कीजिए। सेकेंड, कि आप क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को देख के या क्वेश्चन का बड़ा सा लेंथ देख के आप डरिए मत। बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड, जो डरावना दिखने वाला क्वेश्चन होता है, जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो, उसमें ज्यादा डिटेल्स दिया हो सकता है, ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल हो सकता है। थर्ड, एम्ब्रेस द शॉक्स इन द पेपर। ये बेसिकली मेंटालिटी का गेम है कि आप ये समझिए कि हर एक पेपर में एक शॉक वैल्यू होगा ही होगा, झटका लगेगा ही लगेगा, और खास करके जेई एडवांस्ड के पेपर में। और वो झटका सिर्फ आपको नहीं लगेगा, वो झटका सबके लिए होगा। और ऑटोमेटिकली दिस बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये फर्क नहीं पड़ता कि झटका लग रहा है या नहीं, ये फर्क पड़ता है कि आप बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म कर पाए कि नहीं इन स्पाइट ऑफ दैट शॉक वैल्यू। नाउ द सेवन टाइप ऑफ एरर इज आउट ऑफ रीच वाले क्वेश्चंस, बेसिकली औकात के बाहर वाले क्वेश्चंस। इसका इशू ये था कि करेंटली आपके पोटेंशियल के बाहर है एंड सोल्यूशन इज ऑल्सो सिंपल कि आपको अपना पोटेंशियल बढ़ाना है। अब आउट ऑफ रीच वाले भी जो क्वेश्चंस है, इसके 2 पार्ट्स है। पार्ट ए यानी कि सॉल्वेबल वाला जो आउट ऑफ रीच क्वेश्चंस है, दैट इज विद इन योर लिमिट्स। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छा खासा तो आपसे बन सकता है। ये बेसिकली वो वाले क्वेश्चंस थे कि आपने हो सकता है बेसिक लेवल एक्सरसाइजेस करके गए थे और वो क्वेश्चंस बना नहीं, या आपने पीवाई क्यूज नहीं सॉल्व किया था। अब जब आप पीवाई क्यूज टफ लेवल के एक्सरसाइजेस सॉल्व करके जाओगे तो आप श्योर हो कि ये वाले क्वेश्चंस मैं बना पाऊंगा। सेकेंड पार्ट बी वो वाले क्वेश्चंस है जो अनसॉल्वेबल है, विच इज बियॉन्ड योर लिमिट्स। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं टू क्रिएट अ डिफरेंस से बिटवीन AR1 एंड AR100। ये आपके लिए हो सकता है टाइम वेस्टेज हो। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट रादर देन व्हाट टू अटेम्प्ट, कि कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है और अपना टाइम बचाना है। ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका मैथ्स डिसेंट भी है फिर भी जेई एडवांस का 30% ऑफ द क्वेश्चन कभी कभार आउट ऑफ लिमिट यानी कि 7B कैटेगरी में होता है। मैं हमेशा ये जो 7B वाला जो क्वेश्चन है उसको देख के मैं डरता नहीं था, मैं खुश हो जाता था कि चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मुझे अपना उंगली फंसाना नहीं है ये बियॉन्ड लिमिट्स वाले क्वेश्चन में, इसको छोड़ के मैं बाकी आने वाले क्वेश्चंस में टाइम स्पेंड करता हूँ। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें लोग ध्यान नहीं देते, द एथ टाइप ऑफ मिस्टेक्स, जो मिस्टेक भी नहीं है पर राइट बट गेस वर्क वाले क्वेश्चंस। ये बेसिकली वो वाले क्वेश्चंस थे जो आपने सही तो कर दिया, आपको मार्क्स भी मिल गया, पर आपको खुद पता है कि मैंने तुक्का मार के सही किया है। मैं हमेशा एक चीज करता था कि मैं हमेशा जो क्वेश्चंस मैंने तुक्का मार के सही किया है, मैं उसको कभी भी मार्क्स में अपना गिनता नहीं था। बिकॉज बिकॉज इट इज वेरी हाईली इंपेरेटिव कि आप सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट हो कि यू डिडंट डिजर्व दैट क्वेश्चंस, या उस क्वेश्चन के मार्क्स को आप डिजर्व नहीं करते। तो आप उसको एक कैटेगरी में एक सेपरेटली मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस बार हो सकता है आपका तुक्का बराबर चला गया, बट मेन एग्जामिनेशन में आपका तुक्का गलत भी जा सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, विच इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द की मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये आपके एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसमें से जो सबसे पहला मैट्रिक है दैट इज योर पोटेंशियल मार्क्स, कि आप जो प्रिपरेशन के साथ टेस्ट में गए थे अल्टीमेटली आप कितना मार्क्स ला सकते थे उस टेस्ट में। पोटेंशियल मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले अपना एक्चुअल मार्क्स प्लस एरर नंबर 1, एरर नंबर 2, 5, 6 एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबट्रैक्ट एरर नंबर 8, कि बेसिकली आप अपने तुक्के को हटा के देखो। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है विच इज मैक्स पॉसिबल मार्क्स, यानी कि आपका औकात या आपका लिमिट, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपने फर्स्ट स्टेप में पोटेंशियल मार्क्स कैलकुलेट किया था,
Add to it error number 4, error number 3 and error number 7A. The gap between potential and actual marks ये बताता है कि how good is your paper management. जितना गैप कम है उतना ही आपका एफिशिएंसी अच्छा है और उतना ही आपका पेपर मैनेजमेंट भी अच्छा है। मतलब आप जितना मार्क्स डिजर्व करते हो आप उतना मार्क्स लेके आ रहे हो। ऑल्सो सेकेंडली द गैप बिटवीन मैक्स पॉसिबल मार्क्स एंड पोटेंशियल मार्क्स यानी कि एरर नंबर 3, 4 एंड 7A डिनोट्स हाउ गुड वाज योर टेस्ट का प्रिपरेशन। लेसर गैप का ये मतलब है कि आप काफी ज्यादा एक्चुअल टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड थे। अगर आपका ये वाला 3+4+7A वाला गैप ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि आप टेस्ट के लिए अच्छे से, जो जेई के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आप वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं गए थे। आपका एम ये होना चाहिए कि आप जो दोनों जो गैप्स हैं आप उसको मिनिमाइज करो। अब यहाँ पे आता है फाइनली जो एक्सेल शीट जिसका हमने बात किया था। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को उतना अच्छे से एक्सेल शीट बनाना शायद ना आता हो, तो वो काम हमने ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन लिंक से आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लो या फिर आप हमारे वेबसाइट में जाओ, वहां पे फ्री रिसोर्सेस में आपको ये एक्सेल शीट मिल जाएगा, जहां से आप अपना पोटेंशियल मार्क्स, मैक्स पॉसिबल मार्क्स ये सब कैलकुलेट कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ्स। ऑटोमेटिकली आप इनपुट डालो, आपको ग्राफ्स दिख जाएगा। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि आप हर एक टेस्ट में ये यहाँ पे कॉलम्स को फिलअप करते जाओ, ताकि आप ग्रेजुअली जो भी आप चेंजेस कर रहे हो आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। अब टेस्ट एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है इंट्रोस्पेक्शन स्किल्स। हमें किसी ने ये सब चीजें सिखाया नहीं था, हम लोगों ने ये सब चीजें खुद अपने प्रेप के टाइम पे डिवाइस किया था, और फिर जैसे हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं तो वी आर रिफाइनिंग इट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंट्रोस्पेक्शन में आप ये सोचो कि आपका रूट कॉज ऑफ एरर क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप भी अगर सेम एरर लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो तो सेम रूट कॉज ऑफ एरर हो जो मैंने बताया है, या मैंने जो इंप्रूवमेंट के तरीके बताए हैं वो आपके भी काम आ जाए। आप खुद अपना इंप्रूवमेंट का तरीका खुद डिवाइस करो। वंस व्हेन यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स देन कंसल्ट योर टीचर्स या मेंटर्स। इट्स लाइक अगर आपकी नी में पेन है तो आप अपना खुद ही एक्सरे कर रहे हो, डायग्नोसिस रिपोर्ट लेके फिर आप डॉक्टर यानी कि से आपका टीचर्स या मेंटर्स को फिर आप कंसल्ट करने जा रहे हो टू नो द कॉज एंड द क्योर। बिकॉज एक बात याद रखिए, जेई के प्रिपरेशन में आपको अपना डायग्नोसिस खुद ही करना पड़ता है, फिर उसके बाद टीचर या मेंटर आपको एक क्योर या आपको कोई ना कोई रेमेडी सजेस्ट कर सकता है। अब अगर आपके पास भी कोई अच्छे मेंटर्स या टीचर्स नहीं है, या आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो और आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे देर इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम फॉर टेस्ट एनालिसिस। अगर आपको कोई जनरल क्वेरी, आपने अपना डायग्नोसिस खुद कर लिया है, तो आप कोर मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आप मेंटर्स से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो रिगार्डिंग टेस्ट एनालिसिस। पर अगर आपको ये एक्सरसाइज उतना अच्छे से नहीं जम रहा तो आप मेंटर का एक स्पेसिफिक हेल्प ले सकते हो, जहां पे आप मेंटर को पेपर भेज दो, मेंटर खुद आपके लिए टेस्ट एनालिसिस करके आपको दे सकता है। लास्टली, ऐसे ही वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आते रहे उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेशन सो दैट वी कैन ऑल्सो एड्रेस इट। Like, follow and subscribe to the channel, and also please don't forget to share it with your friends.